गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है जीव जगत। 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जीव जगत। इसमें फर्स्ट टॉपिक है कि जीव क्या होता है। आज हम विशेष चर्चा इसी करने वाले हैं कि जीव क्या होता है। जनरली आप सबने बहुत पहले ही पढ़ा होगा और बहुत टाइम से भी ये चीज़ें हमें बताई जाती हैं कि जीव जिसमें जनन होता है, वृद्धि होता है, ये सारी चीज़ जिनमें प्रक्रिया प्रोसेस कंप्लीट होती हैं वो जीव कहलाते हैं। तो सही बात है, इसमें हम और चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो चीज़ें हमारे लेवल के मतलब एक स्टैंडर्ड के हिसाब से बताया जाता था तो वो सही चीज़ें हैं। पर हमारा स्टैंडर्ड अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रो अप हो रहा है, तो हमें और कुछ चीज़ें उनके बारे में जाननी चाहिए। तो उन्हीं चीज़ों में हम ऐड कर सकते हैं, जैसे उपापचय क्रिया हो गया, ठीक, और तमाम प्रकार की सेल डेवलपमेंट एंड बहुत सारे जीवन की प्रोसेस से संबंधित रिलेटेड सोचना समझना, किसी भी कार्य को करना, ये एक जीव के द्वारा ही संभव है। तो जीव में सबसे इम्पोर्टेंट तो जनन, वृद्धि, श्वसन, उपापचय, ये सारी चीज़ें आती ही हैं। हम बात करते हैं पहले जीव की वृद्धि पे। जीव, कोई भी जीव हो, इस पृथ्वी पे उपस्थित तमाम प्रकार के जीव हैं, चाहे वो प्लांट हो, सूक्ष्म जीव हो, एनिमल्स हो, जल में रहने वाले हों, एयर में रहने वाले हों, या जमीन के नीचे रहने वाले हों, तमाम प्रकार के जीव ऐसे मतलब इस पृथ्वी पे मौजूद हैं। और इस पृथ्वी पे मौजूद सभी जीव की अलग अलग फीचर्स हैं। कोई अलग क्लाइमेट में रहता है, कोई अलग तरह से भोजन करता है, कोई अलग तरीके से उसके मतलब सभी जीवों का एक अलग अलग क्राइटेरिया, उसकी जीवन शैली है, उसके वास स्थान, खाने का, रहने का, सभी चीज़ें अलग अलग डिवाइड है। इसी में एक वृद्धि भी है। कुछ जीव वृद्धि बहुत जल्दी करते हैं, कुछ जीव स्टेज के अनुसार करते हैं। एक्चुअली स्टेज के अनुसार तो सभी करते हैं, पर कुछ जीव की लाइफ स्पॉन बहुत कम होती, कुछ जीवों की लाइफ स्पॉन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें वृद्धि वृद्धि से रिलेट करता है कि कुछ चीज़ों की जीवों की लाइफ स्पॉन बहुत कम होती है तो जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं, अपने लाइफ स्पॉन को प्राप्त करते हैं और जन्म से मृत्यु तक अपनी लाइफ स्पॉन को स्पेंड करते हैं। ठीक, अब इसमें एक कोष के जीव भी आते हैं, बहुकोष के जीव भी आते हैं। तो उसमें प्लांट, एनिमल, ये सारे सभी जिसमें जितने भी प्रकार के जीव हैं सब में अलग अलग तरीके से जीवन जीने की एक शैली है, एक उनका क्राइटेरिया है जो जो अपने तरीके से वो क्या करते हैं, एक नेचर के अकॉर्डिंग जीते हैं। जैसा प्रकृति ने बनाया है सभी जीवों को, एक के बाद एक जनरेशन उसकी आती है, एक जनरेशन खत्म होती है, दूसरी सेकेंड जनरेशन आती है, उसके बीच वो जनन क्रिया भी करता है, जनन क्रिया भी करता है। और वही जनन क्रिया सभी जीव मतलब सभी जीवों में अलग अलग तरह से जनन क्रिया है। जैसे अलैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें सभी जीव कंप्लीट करते हैं और अपने वंश को बचाते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। ये सारी प्रक्रिया जीवों में कंटिन्यू चलती रहती है। तो अब बात करते हैं हम जनन की। जनन भी सभी प्रकार के जीव करते हैं, जनरली सभी प्रकार के जीव करते हैं, नहीं करेंगे तो उनका वृद्धि नहीं होगी। चाहे वो मनुष्य हो, एनिमल्स हो, या फिर बर्ड हो, रेप्टाइल्स हो, मतलब कोई भी जीव है, कोई भी जीव है वो जनन क्रिया करता है। चाहे वो कोई भी पैरासाइट हो, सूक्ष्म जीव हो, एक कोष की, बहुकोष की, तमाम प्रकार के जीव हैं। तो इसको हम आगे डिटेल पढ़ेंगे कि जीवों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कौन कौन से जगत हैं, किंगडम, फाइलम, सब फाइलम, क्लास, स्पीसीज, ये सारी चीज़ें आगे हम बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। पर अभी हमें एक बेसिक जानना है कि जीव होता है और उसमें जनन, वृद्धि, ये सारी क्रिया भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट चीजें हैं उपापचय क्रिया। उपापचय क्रिया भी सभी जीवों, प्लांट्स में अलग तरीके से होता है
ह्यूमन बींग्स में अलग होता है, एनिमल्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, ये सारी चीज़ों में उपापचय क्रिया अलग अलग तरीके से कंप्लीट होती है, चाहे वो कोई भी किसी प्रकार का जीव हो, कोई तो ये सारी चीज़ें एक नेचुरल प्रोसेस के तहत सभी जीवों में कंप्लीट होती हैं। ये सभी जीवों में कंप्लीट होती है, ना कि निर्जीव वस्तुओं में। निर्जीव वस्तु तो एक्चुअली उनमें ये सारी प्रोसेस होती है तो वो जीव में भी रखे जाते हैं, इसलिए तो वो निर्जीव कहे जाते हैं। और सजीव, निर्जीव, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त होता है। धन्यवाद। जीव वृद्धि बहुत जल्दी करते हैं, कुछ जीव स्टेज के अनुसार करते हैं। एक्चुअली स्टेज के अनुसार तो सभी करते हैं, पर कुछ जीव की लाइफ स्पॉन बहुत कम होती, कुछ जीवों की लाइफ स्पॉन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें वृद्धि से रिलेट करता है कि कुछ चीज़ों की, जीवों की लाइफ स्पॉन बहुत कम होती है तो जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं, अपने लाइफ स्पॉन को प्राप्त करते हैं और जन्म से मृत्यु तक अपनी लाइफ स्पॉन को स्पेंड करते हैं। ठीक, अब इसमें एक कोष के जीव भी आते हैं, बहुकोष के जीव भी आते हैं। तो उसमें प्लांट, एनिमल, ये सारे सभी जिसमें जितने भी प्रकार के जीव हैं, सब में अलग अलग तरीके से जीवन जीने की एक शैली है, एक उनका क्राइटेरिया है, जो जो अपने तरीके से वो क्या करते हैं, एक नेचर के अकॉर्डिंग जीते हैं। जैसा प्रकृति ने बनाया है सभी जीवों को, एक के बाद एक जनरेशन उसकी आती है, एक जनरेशन खत्म होती है, दूसरी सेकेंड जनरेशन आती है, उसके बीच वो जनन क्रिया भी करता है, जनन क्रिया भी करता है। और वही जनन क्रिया सभी जीव, मतलब सभी जीवों में अलग अलग तरह से जनन क्रिया है। जैसे अलैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें सभी जीव कंप्लीट करते हैं और अपने वंश को बचाते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। ये सारी प्रक्रिया जीवों में कंटिन्यू चलती रहती है। तो अब बात करते हैं हम जनन की। जनन भी सभी प्रकार के जीव करते हैं, जनरली सभी प्रकार के जीव करते हैं, नहीं करेंगे तो उनका वृद्धि नहीं होगी। चाहे वो मनुष्य हो, एनिमल्स हो, या फिर बर्ड हो, रेप्टाइल्स हो, मतलब कोई भी जीव है, कोई भी जीव है वो जनन क्रिया करता है, चाहे वो कोई भी पैरासाइट हो, सूक्ष्म जीव हो, एक कोष की, बहुकोष की, तमाम प्रकार के जीव हैं। तो इसको हम आगे डिटेल पढ़ेंगे कि जीवों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कौन कौन से जगत हैं, किंगडम, फाइलम, सब फाइलम, क्लास, स्पीसीज, ये सारी चीज़ें आगे हम बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। पर अभी हमें एक बेसिक जानना है कि जीवों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कौन कौन से जगत हैं, किंगडम, फाइलम, सब फाइलम, क्लास, स्पीसीज, ये सारी चीज़ें आगे हम बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। पर अभी हमें एक बेसिक जानना है कि जीव होता है और उसमें जनन, वृद्धि, ये सारी क्रिया भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट चीज़ें हैं उपापचय क्रिया। उपापचय क्रिया भी सभी जीवों, प्लांट्स में अलग तरीके से होता है, ह्यूमन बींग्स में अलग होता है, एनिमल्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, ये सारी चीज़ों में उपापचय क्रिया अलग अलग तरीके से कंप्लीट होती है, चाहे वो कोई भी किसी प्रकार का जीव हो, कोई तो ये सारी चीज़ें एक नेचुरल प्रोसेस के तहत सभी जीवों में कंप्लीट होती हैं। ये सभी जीवों में कंप्लीट होती है, ना कि निर्जीव वस्तुओं में। निर्जीव वस्तु तो एक्चुअली उनमें ये सारी प्रोसेस होती है तो वो जीव में भी रखे जाते हैं, इसलिए तो वो निर्जीव कहे जाते हैं। और सजीव, निर्जीव, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त होता है। धन्यवाद। Good morning students, welcome back to SKD Inter College, and today we have to discuss about biology class 11 part 2. The topic is जीव जगत में विविधता। इसके पहले हमने पढ़ा था जीव होता क्या है, इसमें हम जानेंगे जीव जगत में विविधता क्या है। जनरली क्लास 9 में ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया, बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। क्लास 9 में ये चैप्टर बेसिक चीज़ें आपने जान ली होगी। इसमें थोड़ा सा लेवल हमारा स्टैंडर्ड ऊंचा है,
तो इसको उस तरह से जानेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं जीव जगत में विविधता। हम अपने वास स्थान के आसपास जो कुछ भी देखते हैं, बाहर निकलते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव देखते हैं जो कुछ आंखों से दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते हैं। कुछ प्लांट की स्पीसीज होती हैं, कुछ जंतु होते हैं, कुछ पानी में रहने वाले, कुछ फ्लाइंग करने वाले। तो तमाम प्रकार के ऐसे जीव, कीट पतंगे, छिपकली, ऐसे तरह तरह के जीव हमारे आसपास दिखाई देते हैं, जिनको हम अच्छी तरह से उनके नाम के अनुसार या फिर तमाम तरह से हम अपने क्लाइमेट के अनुसार जो नाम उन्हें दिया जाता है उस तरह से हम उन्हें पहचान सकते हैं। पर थोड़ी से उससे बाहर हम अगर निकलें, अपने क्लाइमेट एरिया से, अपने वास स्थान से थोड़ा बाहर निकलें, तो हमें जीव की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई देगी। जीव जगत की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई देगी जो कई सारी विविधताओं को दर्शाती है। सभी जीव एक जैसे तो नहीं होते। अभी हम अपने वासस्थान पे रहते हैं तो वहाँ के आसपास, वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग उनके नाम बहुत भली भांति जानते हैं। पर अगर हम बहुत बड़े घने जंगल पहुँचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कई प्रकार के स्पीसीज, मतलब चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, सूक्ष्म जीव हो, जल में रहने वाले हों या फिर फ्लाइंग करने वाले, कीड़े मकोड़े, तमाम प्रकार के ऐसे जीव दिखाई देंगे जिनको हम पहचान नहीं सकते हैं, इनके नाम से नहीं जान सकते हैं। तो ये एक विविधताओं का श्रृंखला दिखाई देगी। सोचो, अगर धरती पे इन जीवों का नामकरण नहीं किया गया होता, इन जीवों को नामांकित नहीं किया गया होता, तो क्या ये सारी चीज़ें संभव हो सकती थी? बिल्कुल भी नहीं। अगर इन जीवों को हम स्टेप बाय, मतलब अपने क्लाइमेट के अनुसार उनको नाम नहीं दिया गया होता, हम अपने सभी जीवों को जैसे आसानी से पहचान लेते कि फला जीव है, ये वो जीव है, ये प्लांट है, इस चीज़ का प्लांट है, तो हम आसानी से पहचान लेते हैं, ये नॉमेनक्लेचर की वजह से। पर स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जीव की उत्पत्ति हुई थी तो बहुत समय पहले ये ऐसी सुविधा नहीं थी। हमारे पृथ्वी पे लगभग अभी जीवों की संख्या, ज्ञात जीवों की संख्या 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन पाई गई है। इतने जीव लगभग ज्ञात किए गए हैं, ज्ञात किए गए हैं। अभी बहुत से ऐसे जीव हैं जो ज्ञात नहीं किए गए हैं। इतने जीवों को ज्ञात करके नामांकित किया गया है, नामांकित किया जा चुका है, पर बहुत से ऐसे जीव हैं जिनको नामांकित अभी तक नहीं किया गया है, नहीं पहचाना जा सका है। उनकी रिसर्च प्रक्रिया अभी लगातार कंटिन्यू वैज्ञानिकों के द्वारा चलती है, मतलब चल रही है। अगर इन जीवों को हम नामांकित नहीं करेंगे तो पहचानना तो असंभव होगा ही, और बहुत सारी असुविधा हमें उत्पन्न, या फिर उस असुविधा से हमें गुजरना पड़ सकता है। नामकरण इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी को हम बहुत ही आसानी से पहचान सकें। जैसे आप स्कूल में ही होते हैं तो जब प्रेयर का टाइम होता है तो सभी बच्चे एक साथ खड़े होते हैं। अगर उस टाइम किसी भी, मतलब उस टाइम कोई बाहर से व्यक्ति आ जाए, वो उसे कह दिया जाए कि ये इसमें बताइए क्लास 9 का, क्लास 11 का कौन सा बच्चा है, कौन सी लाइन क्लास 11 की लगी, कौन सी लाइन क्लास 8 की लगी है, तो वो नहीं पहचान पाएगा, जनरली नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि उसको ये चीज़ नहीं पता है कि इसके स्कूल के सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे बच्चों का, मतलब इस क्लास वाइज डिवाइड किया गया, नामकरण किया गया है। तो हम जो स्कूल कल्चर में रहते हैं वहाँ तो हम तो पहचान सकते हैं कौन से लाइन 11th की, कौन से 9th की, कौन से 10th की है। ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि हम उसे एक नाम दे पाए हैं। तो किसी भी जीव का एक पार्टिकुलर नाम होता है, उसकी स्पीसीज होती है उसे पहचानने के लिए। ठीक। ये चीजें
कंफर्म करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर में इसमें नामकरण पद्धति के लिए दिया, द्विनाम पद्धति के लिए दिया। और इंटरनेशनल मतलब ICBN ये एक बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर मतलब जितने प्लांट्स है ये बॉटेनिकल तरीके से जो वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम देने के लिए कुछ प्राणी है जिसमें जूलॉजिकल नाम देने के लिए उनके लिए ICJN है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसमें दिया। इसके तहत उसमें सभी जीवों को एक नाम दिया गया, एक स्पीसीज उनकी बनाई गई कि कोई भी मतलब दुनिया भर के सारे वैज्ञानिकों ने ये समझौता किया कि किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल का ये नाम हो गया तो उसके अलावा वो नाम किसी और जीव के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। ये हम अपने लोकल बॉडी में मतलब जो जहाँ रह रहे हैं वहाँ के आसपास के वातावरण के अनुसार जो नाम किसी पौधे को किसी एनिमल को दे दिया जाता है तो वहाँ के रहन सहन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि ये फला चीज़ है। पर अभी हम कुछ दूर जाएं या फिर किसी और क्षेत्र में चले जाएं तो उसी पौधे को लोग किसी और नाम से जानते हैं। तरह तरह के मतलब जगह जगह जाएंगे तो अलग अलग जगह के अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने सुविधा अनुसार उसका नामकरण किए हैं। गांव की भाषा में कुछ और कहते हैं, अलग अलग भाषाओं में उसको जानते हैं। पर सभी स्पीसीज का एक साइंटिफिक नेम होता है जो सिर्फ सिंगल एक ही होता है। विश्व में कहीं भी चले जाएं आप उस पौधे का नाम सिर्फ एक ही होगा। सपोज दैट आम का नाम मैंगीफेरा इंडिका है, मैंगीफेरा इंडिका है तो आप विश्व में कहीं भी जाएंगे तो उस स्पीसीज को वही बताएंगे कि मैंगीफेरा इंडिका ही है। ठीक, तो ये तरह तरह की चीजें वास स्थान के अनुसार बदलती रहती हैं लोकल नाम। पर साइंटिफिक नेम ICBN और ICJN के अनुसार ये चीजें पूरी तरह से कंफर्म की गई कि एक प्राणी का नाम जो दे दिया गया है एक जीव का नाम, वो नाम किसी और जीव के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरी बात हम करते हैं कि वंश नाम तथा पद्धति को संकेत प्रणाली में जिसमें दो घटक होते हैं जिसमें द्विनाम पद्धति हम कहते हैं जिसे। इस द्विनाम पद्धति को फर्स्ट टाइम दिया था कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने फर्स्ट टाइम द्विनाम पद्धति को दिया था। इसमें होता क्या है कि हम मैंगो से ही स्टार्ट करते हैं इसको समझने के लिए कि द्विनाम पद्धति है क्या। द्विनाम पद्धति आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाते हैं। जैसे कि आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है, तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है, मतलब द्विपद को कैसे दर्शाता है। मैंगीफेरा और इंडिका दो पद है कि नहीं है, इसमें दो पद कैसे समझाता है। इस नाम में मैंगीफेरा एक वंश को दर्शाता है, मैंगीफेरा एक वंश को दर्शाता है, जबकि इंडिका उसकी स्पीसीज को दर्शाता है, एक विशिष्ट स्पीसीज को दर्शाता है। ठीक, अथवा संकेत पद है, मतलब संकेत कर रहा है उसकी स्पीसीज को इंडिका, और मैंगीफेरा उसके वंश को दर्शा रहा है, तो मैंगीफेरा इंडिका। ये नाम पद्धति द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने दिया। ठीक है, और इसके और भी तरीके हैं, जैसे जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है। ठीक, पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द क्या होता है, जाति संकेत। कहा ना वही मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा क्या है, वंश नाम है, इंडिका क्या है, जाति है, जाति पद को दर्शा रहा है, जाति पद को दर्शा रहा है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि मैंगीफेरा इंडिका यानी सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन
को कैरोलस लिनियस ने किया, ये तो क्लियर हो गया। अब द्विनाम पद्धति के अनुसार यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, जाहिर सी बात है असंभव है, इसीलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को ही वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। तो हम घर से समझते हैं, जैसे घर पे तमाम प्रकार की स्पीसीज हम देख सकते हैं। चावल है, गेहूं है, कई तरह के सब्जियां हैं, फल हैं, हमारे घर के आसपास कई सारे फ्लावर हैं, प्लांट्स हैं। इन सभी का दो नाम जरूर होता है, क्योंकि एक ही चीज की, एक ही स्पीसीज की, एक ही जात की कई सारे वो चीज एक ही वंश की कई सारी जातियां होती हैं। एक ही वंश की कई सारी जातियां होती है, तो हम बोले वंश का नाम तो सेम देते हैं पर जाति यानी स्पीसीज का नाम अलग अलग देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे कंफर्म होती है, और यही क्लियर करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने द्विनाम पद्धति के अलावा भी कई सारे ऐसे वर्गीकरण, मतलब जीवों को वर्गीकृत किया है जिसको और आसानी से हम क्या करें, आइडेंटिफाई कर सकें, और हमें पहचानने में, किसी को आइडेंटिफाई करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आगे हम पढ़ेंगे कि कितने जगत में डिवाइड किया है, कैसे कैसे इनको वर्ग की संवर्ग में डिवाइड किया है, ये सारी चीजें अगले वीडियो हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उनके नाम बहुत भली भांति जानते हैं, पर अगर हम बहुत बड़े घने जंगल पहुंचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कई प्रकार के स्पीसीज, मतलब चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, सूक्ष्म जीव हो, जल में रहने वाले हों या फिर फ्लाइंग करने वाले कीड़े मकोड़े, तमाम प्रकार के ऐसे जीव दिखाई देंगे जिनको हम पहचान नहीं सकते हैं, इनके नाम से नहीं जान सकते हैं। तो ये एक विविधताओं का श्रृंखला दिखाई देगी। सोचो, अगर धरती पे इन जीवों का नामकरण नहीं किया गया होता, इन जीवों को नामांकित नहीं किया गया होता, तो क्या ये सारी चीजें संभव हो सकती थी? बिल्कुल भी नहीं। अगर इन जीवों को हम स्टेप बाय, मतलब अपने क्लाइमेट के अनुसार उनको नाम नहीं दिया गया होता, हम अपने सभी जीवों को जैसे आसानी से पहचान लेते कि फला जीव है, ये वो जीव है, ये प्लांट है, इस चीज़ का प्लांट है, तो हम आसानी से पहचान लेते हैं, ये नॉमेनक्लेचर की वजह से। पर स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जीव की उत्पत्ति हुई थी, तो बहुत समय पहले ये ऐसी सुविधा नहीं थी। हमारे पृथ्वी पे लगभग अभी जीवों की संख्या, ज्ञात जीवों की संख्या 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन पाई गई है। इतने जीव लगभग ज्ञात किए गए हैं। अभी बहुत से ऐसे जीव हैं जो ज्ञात नहीं किए गए हैं। इतने जीवों को ज्ञात करके नामांकित किया गया है, नामांकित किया जा चुका है, पर बहुत से ऐसे जीव हैं जिनको नामांकित अभी तक नहीं किया गया है, नहीं पहचाना जा सका है। उनकी रिसर्च प्रक्रिया अभी लगातार कंटिन्यू वैज्ञानिकों के द्वारा चलती है, मतलब चल रही है। अगर इन जीवों को हम नामांकित नहीं करेंगे तो पहचानना तो असंभव होगा ही, और बहुत सारी असुविधा हमें उत्पन्न, या उस असुविधा से हमें गुजरना पड़ सकता है। नामकरण इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी को हम बहुत ही आसानी से पहचान सकें, जिससे आप स्कूल में ही होते हैं, क्योंकि किसी को हम बहुत ही आसानी से पहचान सकें, जिससे आप स्कूल में ही होते हैं। तो जब प्रेयर का टाइम होता है तो सभी बच्चे एक साथ खड़े होते हैं। अगर उस टाइम किसी भी, मतलब उस टाइम कोई बाहर से व्यक्ति आ जाए, उसे कह दिया जाए कि ये, इसमें बताइए क्लास 9 का, क्लास 11 का कौन सा बच्चा है, कौन से लाइन क्लास 11 की लगी, कौन सी लाइन क्लास 8 की लगी है, तो वो नहीं पहचान पाएगा, जनरली नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि उसको
ये चीज़ नहीं पता है कि इसके स्कूल के सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे बच्चों का मतलब इस क्लास वाइज डिवाइड किया गया, नामकरण किया गया है। तो हम जो स्कूल कल्चर में रहते हैं वहाँ तो हम तो पहचान सकते हैं कि कौन से लाइन 11th की, कौन से 9th की, कौन से 10th की है। ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि हम उसे एक नाम दे पाए हैं। तो किसी भी जीव का एक पार्टिकुलर नाम होता है, उसकी स्पीसीज होती है उसे पहचानने के लिए। ठीक। ये चीज़ें कंफर्म करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर में इसमें नामकरण पद्धति के लिए दिया, द्विनाम पद्धति के लिए दिया। और इंटरनेशनल मतलब ICBN ये एक बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर मतलब जितने प्लांट्स है ये बॉटेनिकल तरीके से जो वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम देने के लिए, कुछ प्राणी है जिसमें जूलॉजिकल नाम देने के लिए उनके लिए ICJN है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसमें दिया। इसके तहत उसमें सभी जीवों को एक नाम दिया गया, एक स्पीसीज उनकी बनाई गई कि कोई भी मतलब दुनिया भर के सारे वैज्ञानिकों ने ये समझौता किया कि किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल का ये नाम हो गया तो उसके अलावा वो नाम किसी और जीव के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। ये हम अपने लोकल बॉडी में मतलब जो जहाँ रह रहे हैं वहाँ के आसपास के वातावरण के अनुसार जो नाम वो नाम किसी और जीव के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। ये हम अपने लोकल बॉडी में मतलब जो जहाँ रह रहे हैं वहाँ के आसपास के वातावरण के अनुसार जो नाम किसी पौधे को, किसी एनिमल को दे दिया जाता है तो वहाँ के रहन सहन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि ये फला चीज़ है। पर अभी हम कुछ दूर जाएं या फिर किसी और क्षेत्र में चले जाएं तो उसी पौधे को लोग किसी और नाम से जानते हैं। तरह तरह के मतलब जगह जगह जाएंगे तो अलग अलग जगह के अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने सुविधा अनुसार उसका नामकरण किए हैं। गांव की भाषा में कुछ और कहते हैं, अलग अलग भाषाओं में उसको जानते हैं। पर सभी सभी स्पीसीज का एक साइंटिफिक नेम होता है जो सिर्फ सिंगल एक ही होता है। विश्व में कहीं भी चले जाएं आप उस पौधे का नाम सिर्फ एक ही होगा। सपोज दैट आम का नाम मैंगीफेरा इंडिका है, मैंगीफेरा इंडिका है तो आप विश्व में कहीं भी जाएंगे तो उस स्पीसीज को वही बताएंगे कि मैंगीफेरा इंडिका ही है। ठीक। तो ये तरह तरह की चीजें वास स्थान के अनुसार बदलती रहती हैं लोकल नाम। पर साइंटिफिक नेम ICBN और ICJN के अनुसार ये चीजें पूरी तरह से कंफर्म की गई कि एक प्राणी का नाम जो दे दिया गया है, एक जीव का नाम, वो नाम किसी और जीव के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरी बात हम करते हैं कि वंश नाम तथा पद्धति को संकेत प्रणाली में जिसमें दो भाग दो घटक होते हैं जिसमें द्विनाम पद्धति हम कहते हैं जिसे। इस द्विनाम पद्धति को फर्स्ट टाइम दिया था कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने फर्स्ट टाइम द्विनाम पद्धति को दिया था। इसमें होता क्या है कि हम मैंगो से ही स्टार्ट करते हैं इसको समझने के लिए कि द्विनाम पद्धति है क्या। द्विनाम पद्धति आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाते हैं। जैसे कि आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा पद है कि नहीं है, इसमें दो पद कैसे समझाता है। इस नाम में मैंगीफेरा एक वंश को दर्शाता है, मैंगीफेरा एक वंश को दर्शाता है, जबकि इंडिका उसकी स्पीसीज को दर्शाता है, एक विशिष्ट स्पीसीज को दर्शाता है। ठीक। अथवा संकेत पद है मतलब संकेत कर रहा है उसकी स्पीसीज को इंडिका, और मैंगीफेरा उसके वंश को दर्शा रहा है। तो मैंगीफेरा इंडिका ये नाम पद्धति द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने दिया। ठीक है।
और इसके और भी तरीके हैं, जैसे जैव वैज्ञानिक जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है। ठीक, पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द क्या होता है, जाति संकेत। कहा ना वही मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा क्या है, वंश नाम है, इंडिका क्या है, जाति है। जाति पद को दर्शा रहा है, जाति पद को दर्शा रहा है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि मैंगीफेरा इंडिका यानी सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन इसको कैरोलस लिनियस ने किया, ये तो क्लियर हो गया। अब द्विनाम पद्धति के अनुसार यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, जाहिर सी बात है असंभव है, इसीलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को ही वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। तो हम घर से समझते हैं, जैसे घर पे तमाम प्रकार की स्पीसीज हम देख सकते हैं। चावल है, गेहूं है, कई तरह के सब्जियां हैं, फल हैं, हमारे घर के आसपास कई सारे फ्लावर हैं, प्लांट्स हैं। इन सभी का दो नाम जरूर होता है, क्योंकि एक ही चीज की, एक ही स्पीसीज की, एक ही जात की कई सारे वो चीज एक ही वंश की कई सारी जातियां होती हैं। एक ही वंश की कई सारी जातियां होती है, तो हम उन्हें प्रक्रिया को ही वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। तो हम घर से समझते हैं, जैसे घर पे तमाम प्रकार की स्पीसीज हम देख सकते हैं। चावल है, गेहूं है, कई तरह के सब्जियां हैं, फल हैं, हमारे घर के आसपास कई सारे फ्लावर हैं, प्लांट्स हैं। इन सभी का दो नाम जरूर होता है, क्योंकि एक ही चीज की, एक ही स्पीसीज की, एक ही जात की कई सारे एक ही वंश की कई सारी जातियां होती हैं। एक ही वंश की कई सारी जातियां होती है, तो हम उन्हें वंश का नाम तो सेम देते हैं, पर जाति यानी स्पीसीज का नाम अलग अलग देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे कंफर्म होती है, और यही क्लियर करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने द्विनाम पद्धति के अलावा भी कई सारे ऐसे वर्गीकरण, मतलब जीवों को वर्गीकृत किया है, जिसको और आसानी से हम क्या करें, आइडेंटिफाई कर सकें, और हमें पहचानने में, किसी को आइडेंटिफाई करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आगे हम पढ़ेंगे कि कितने जगत में डिवाइड किया है, कैसे कैसे इनको वर्ग की संवर्ग में डिवाइड वो नाम किसी और जीव के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। ये हम अपने लोकल बॉडी में, मतलब जो जहाँ रह रहे हैं वहाँ के आसपास के वातावरण के अनुसार जो नाम किसी पौधे को, किसी एनिमल को दे दिया जाता है, तो वहाँ के रहन सहन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि ये फला चीज़ है। पर अभी हम कुछ दूर जाएं या फिर किसी और क्षेत्र में चले जाएं, तो उसी पौधे को लोग किसी और नाम से जानते हैं। तरह तरह के, मतलब जगह जगह जाएंगे तो अलग अलग जगह के अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने सुविधा अनुसार उसका नामकरण किए हैं। गांव की भाषा में कुछ और कहते हैं, अलग अलग भाषाओं में उसको जानते हैं। पर सभी स्पीसीज का
एक साइंटिफिक नेम होता है जो सिर्फ सिंगल एक ही होता है। विश्व में कहीं भी चले जाएं आप, उस पौधे का नाम सिर्फ एक ही होगा। सपोज दैट आम का नाम मैंगीफेरा इंडिका है, मैंगीफेरा इंडिका है, तो आप विश्व में कहीं भी जाएंगे तो उस स्पीसीज को वही बताएंगे कि मैंगीफेरा इंडिका ही है। ठीक, तो ये तरह तरह की चीजें वास स्थान के अनुसार बदलती रहती हैं, लोकल नाम। पर साइंटिफिक नेम ICBN और ICJN के अनुसार ये चीजें पूरी तरह से कंफर्म की गई कि एक प्राणी का नाम जो दे दिया गया है, एक जीव का नाम, वो नाम किसी और जीव के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरी बात हम करते हैं कि वंश नाम तथा पद्धति को संकेत प्रणाली में, जिसमें दो भाग दो घटक होते हैं, जिसमें द्विनाम पद्धति हम कहते हैं जिसे। इस द्विनाम पद्धति को फर्स्ट टाइम दिया था कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने फर्स्ट टाइम द्विनाम पद्धति को दिया था। इसमें होता क्या है कि हम मैंगो से ही स्टार्ट करते हैं इसको समझने के लिए कि द्विनाम पद्धति है क्या। द्विनाम पद्धति आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाते हैं। जैसे कि आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा